हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। हर दिन की तरह आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। आज भी हम लोग हु इज़ हु यानी कौन क्या है वर्तमान में, उसके बारे में कुछ जान लेंगे। और अभ्यास प्रश्न भी सेशन के अंत में आपके लिए एक होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं और प्रश्न था, प्रयागराज महाकुंभ मेला के संचालन के लिए स्टील की आपूर्ति किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है इसके लिए सेल, टाटा, जिंदल स्टील पावर या एचईसी रांची। आपको बता दें कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो यूनिट्स है उसके द्वारा स्टील उपलब्ध कराया गया है, जो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसके लिए। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट सेल का जो यूनिट है और भी अन्य यूनिट्स है उसके द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है उसके संचालन के लिए स्टील की जो आपूर्ति की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सेल के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कुल 45,000 टन स्टील की आपूर्ति की गई है प्रयागराज महाकुंभ मेला में, ताकि अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण वहाँ किया जाना था वहाँ पे किया जा सके। तो बीएसएल और सेल ने इससे पहले भी 2013 में जो प्रयागराज में महाकुंभ हुए थे उस दौरान भी स्टील की आपूर्ति सेल के द्वारा ही किया गया था। चलिए अब नए प्रश्नों की बारी है और नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, सीरा सीता धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया गया। सिमडेगा, खूंटी, पलामू या गुमला। दोस्तों आपको बता दें कि सीरा सीता धाम मेला जो कि एक पवित्र मेला है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये झारखंड के गुमला जिला में किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं, इस मेला के बारे में भी जानते हैं और क्या चेंजेस आया है इस मेला में इस बार से, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सीरा सीता धाम मेला एक तरह से जो आदिवासी समाज हैं, सरना समाज, उसका धाम है, ये पवित्र स्थल है। और मेला का आयोजन जो किया जाता है वो सिरसी गांव में किया जाता है, जो कि आकाशी पंचायत के डुमरी प्रखंड और गुमले जिले के अंतर्गत आता है और इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा इस राजकीय मेला या जत्रा को कह सकते हैं राजकीय दर्जा प्रदान कर दिया गया है और इसका आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। और इस बार राजकीय समारोह का आयोजन 3 फरवरी 2025 को किया गया। आपको बता दें कि प्रति वर्ष ऐसा होता आया रहा है कि फरवरी माह के पहले थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को इसका आयोजन किया जाता था, परंतु कुछ चेंजेस आया है। जो भी कैलेंडर के हिसाब से चेंजेस आया है उसके हिसाब से अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रति वर्ष 3 फरवरी को इस मेला का आयोजन सिरसी गाँव में गुमले जिले में जो किया जाता है वो किया जाएगा। वहीं इस मेला के बारे में दोस्तों आपको बता दें, सिरसी सीता नाला के पास जो मेला लगता है, सिरसी सीता नाला मेला या ककड़ डोलता मेला भी इसको कहते हैं, ये एक पहाड़ पर स्थित स्थान है जो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये जो स्थल है काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है आदिवासियों के लिए और आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र है। और यह मान्यता है कि मानव का जो उत्पत्ति हुआ है इसी स्थल से हुआ है और जब भी मानव का उत्पत्ति होता है इसी स्थान से उत्पत्ति होता है। यही आदिवासी समाज की इस स्थान से मान्यता है और प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के पहले थर्सडे को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन अब जो चेंजेस आया है मैंने आपको बताया कि 3 फरवरी को प्रति वर्ष मनाया जाएगा और इस वर्ष से 2025 से इसकी शुरुआत भी हो गई है और राजकीय मेला भी इस मेला को घोषित किया जा चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नए प्रश्नों को। और आज का दूसरा नया प्रश्न है आपके लिए, झारखंड के कितने सेंट्रल जेल्स में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है? 5, 7, 9 या 11? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जो सेंट्रल जेल्स है उनकी संख्या 7 है और सभी जेलों में यानी 7 सेंट्रल जेल्स में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना है। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। झारखंड में कुल कितने जेल हैं इससे भी आपको अवगत करा देंगे। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार जो सेंट्रल जेल्स हैं, झारखंड में कुल 7 सेंट्रल जेल्स हैं, वहाँ डी एडिक्शन सेंटर्स यानी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। और नशे और शराब की लत से जो व्यक्ति जूझ रहे हैं, जो कैदी, उसकी मदद की जाएगी इस डी एडिक्शन सेंटर्स के माध्यम से। आपको बता दें कि झारखंड में अलग अलग ज़िले में 7 सेंट्रल जेल्स हैं। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज, गिरिडीह और देवघर 7 शहर हैं जहां पे सेंट्रल जेल झारखंड में है। रांची के सेंट्रल जेल की बात करें तो बिरसा मुंडा के नाम से यह सेंट्रल जेल है जो होटवार में है और इसका नाम है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा या बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कह सकते हैं। हजारीबाग में जो है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा यानी जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल है। इसके अलावा जमशेदपुर में जो जेल है उसे घाघीडीह केंद्रीय कारा कहते हैं क्योंकि घाघीडीह नामक स्थान पर यह केंद्रित है। इसके अलावा जो दुमका में है उसे दुमका केंद्रीय कारा, डाल्टनगंज में जो है यानी अब मेदिनीनगर डाल्टनगंज केंद्रीय कारा के नाम से जाना जाता है जो कि पलामू जिले में है। गिरिडीह में गिरिडीह केंद्रीय कारा यानी गिरिडीह सेंट्रल जेल के नाम से, और देवघर में देवघर केंद्रीय जेल यानी सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। यानी 2 सेंट्रल जेल तो ऐसे हैं जिसका किसी महानुभूत के नाम पे यानी विभूति के नाम पे नाम रखा गया है, जैसे कि रांची बिरसा मुंडा के नाम पे है और हजारीबाग जयप्रकाश नारायण के नाम से है। बाकी सब स्थानों के नाम पे हैं। पूर्वी सिंहभूम का अगर घाघीडीह की बात करें तो घाघीडीह एक स्थान है स्टेशन के नज़दीक, रेलवे स्टेशन के नज़दीक घाघीडीह नामक स्थान है, वहीं पे ये स्थित है, इसलिए घाघीडीह केंद्रीय कारा के तौर पे जाना जाता है। और बाकी सभी जिले में जो प्रमुख शहर है उसके नाम से ही सेंट्रल जेल स्थापित है। तो इस तरह 7 सेंट्रल जेल्स हैं। पूरे झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड में पूरे 31 जेल्स हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ जेल्स जो है झारखंड में वो 31 है, जिसमें से 7 सेंट्रल जेल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया है। इसके अलावा 16 डिस्ट्रिक्ट जेल्स भी हैं और 7 सब जेल्स भी हैं जिसे उपकारा के तौर पे हम लोग जानते हैं। इसके अलावा एक ओपन जेल भी है। आपको बता दें जो ये ओपन जेल है ये हजारीबाग में है और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है और स्टेट यानी झारखंड का ये पहला ओपन जेल या रिहैबिलिटेशन सेंटर कह सकते हैं। इसका उद्घाटन 2013 में उस समय के मुख्यमंत्री, वर्तमान के भी मुख्यमंत्री हैं, वो जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय हजारीबाग में इस ओपन जेल का उद्घाटन किया था हेमंत सोरेन ने। और पूरे जेल में जो झारखंड के 31 जेल है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 20,420 यानी 1-2 वर्ष पहले का ये डेटा है, तो ऑलमोस्ट यही होगा। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 21,000 कैदियों की क्षमता है झारखंड के जेलों में। चलिए अब और एक प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है, हिंसा और तस्करी के शिकार महिलाओं के लिए झारखंड में कितने नए 1 स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे? 24, 12, 7 या 5? दोस्तों इसका उत्तर भी आपको बता दें कि 7 ही है, ऑप्शन सी, यानी 7 1 स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे झारखंड में, जो 5 अलग अलग शहरों में स्थापित किए जाने हैं। ऑलरेडी पहले से सभी जिलों में एक 1 स्टॉप सेंटर्स स्थापित है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि 5 और शहरों में महिलाओं के लिए 7 नए 1 स्टॉप सेंटर्स खोले जाएंगे और ये जो 5 शहर हैं जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग है। आपको बता दें कि 1 स्टॉप सेंटर जो है वो हिंसा का सामना करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए ये सेंटर्स खोले गए हैं। और झारखंड में ऑलरेडी पहले से 24 ज़िले में प्रत्येक ज़िले में एक 1 स्टॉप सेंटर्स हैं और 7 नए खोले जाएंगे। तो अब 24 + 7 31 स्टॉप सेंटर्स हो जाएंगे अगर ये 7 भी खुल जाता है तो। हिंसा और तस्करी के शिकार महिलाओं के लिए
24 वन स्टॉप सेंटर्स जैसा कि मैंने बताया पहले से संचालित है और इन सेंटर्स में महिलाओं को चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है, परंतु काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें यहाँ रखा जाता है। मात्र 5 दिनों के लिए इन महिलाओं को जो हिंसा की शिकार हैं या तस्करी के शिकार हैं उन्हें 5 दिनों तक रख कर इन्हें चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले एक बात और मैंने बताया था, शक्ति सदन भी झारखंड में स्थापित किया जाना है। तो ये शक्ति सदन क्या है इसके बारे में भी आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। आपको बता दें कि हिंसा और तस्करी की जो शिकार महिलाएं हैं उनको पुनर्वासित करने के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए शक्ति सदन की स्थापना किया जाना है झारखंड में। वर्तमान में फर्स्ट फेज़ में केवल 4 जिले में ही इसकी स्थापना की जानी है, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में जो भी हिंसा और तस्करी के शिकार महिलाएं हैं उनके पुनर्वास के लिए ये शक्ति सदन स्थापित किया जाएगा ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यानी शक्ति सदन महिलाओं के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा और झारखंड की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से ये शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे और पहले चरण में झारखंड के 4 अलग अलग जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, देवघर और पलामू में ये स्थापित किए जाएंगे और नेक्स्ट चरण में फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी शक्ति सदन की स्थापना की जाएगी। वहीं शक्ति सदन के अगर विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों हर उम्र की 100 से अधिक महिलाओं और बच्चियों को यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी। यानी एक सेंटर्स में 100 से अधिक महिलाएं और बच्चे जो हिंसा और तस्करी के शिकार हुए हैं उनके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक यहाँ रहने की अनुमति होगी जो तस्करी और हिंसा की शिकार महिलाएं हैं, जबकि वन स्टॉप सेंटर में केवल 5 दिन रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जैसे रहने खाने का व्यवस्था, चिकित्सीय, कानूनी सहायता और इसके अलावा अब इस सेंटर्स में जो नया शक्ति सदन बनने वाला है इसमें सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग, व्यावसायिक ट्रेनिंग उन्हें दिया जाएगा। यानी प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स उन्हें कराया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस साहित्यकार की रचना को पश्चिम बंगाल में 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? नीरज नीर, मनोज कपरदार, रणेंद्र या अनुज लुगु? दोस्तों आपको बता दें ये जो झारखंड के कथाकार और साहित्यकार है रणेंद्र, इनकी जो रचना है उसे पश्चिम बंगाल के 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रणेंद्र जो TRI के डायरेक्टर थे वो है रणेंद्र जो प्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकार भी है। आपको बता दें कि झारखंड के साहित्यकार रणेंद्र की उपन्यास पश्चिम बंगाल में 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और यह उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता। आपको बता दें कि 11वीं की हिंदी पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाना है और जहां इनकी ये रचना शामिल की जाएगी उसमें मुंशी प्रेमचंद्र, अमीर खुसरो, सूरदास, बिहारी, भारतेंदु की रचनाएं भी शामिल हैं और इन बड़े जो कवि या लेखक या साहित्यकार, कथाकार हैं उनके साथ रणेंद्र की जो उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता उससे संबंधित जो रचनाएं हैं उसको भी शामिल किया जाएगा जो पश्चिम बंगाल के 11वीं के हिंदी का पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। वहीं ग्लोबल गांव के देवता के बारे में दोस्तों आपको बता दें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आदिवासी क्षेत्रों में आकर दखल करती है और उन्हें बेवजह परेशान करती है, जिससे आदिवासी जो जीवन, संस्कृति, पर्यावरण है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको इस पुस्तक में या कह सकते हैं उपन्यास में बताने का प्रयास किया गया है। और साथ ही यह आदिवासी समुदाय के अलावा जो ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली लोग हैं जिससे आदिवासी समाज प्रभावित होता है, वैसे लोगों के बीच की संघर्ष की कहानी भी इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा रणेंद्र के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दें दोस्तों कि रणेंद्र हैं कौन, आपको जानना चाहिए। इनकी जो उपन्यास और कृतियाँ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और एग्जामिनेशन में कभी भी पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है इनके उपन्यास के बारे में और जो इनकी कृतियाँ हैं उनके बारे में। आइए सब कुछ आज जान लेते हैं रणेंद्र के बारे में। रणेंद्र जो कि कथाकार और उपन्यासकार हैं झारखंड के और ये
आईएएस है, प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद वो टीआरआई में उन्होंने ज्वाइन किया था और 2020 में वो आईएएस से रिटायर हुए थे। उसके बाद वो टीआरआई यानी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में निदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे और अप्रैल 2024 तक वे इस पद पर रहे। आपको बता दें कि उनके उपन्यासों में आदिवासी जीवन, समाज और संस्कृति का वर्णन देखने को मिलता है, यानी आदिवासी समाज और शक्तिशाली जो समाज है उनके बीच का जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है इनकी पुस्तकों में। यानी आदिवासी जीवन से संबंधित बातें आपको देखने को मिलेगी इनके उपन्यासों में। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, अगर उनकी कहानियों की बात करें तो 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा, बाबा कौआ और काली रात ऐसी कहानियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनकी ये 3 कहानियाँ। जबकि अगर उनके उपन्यासों की बात करें तो ग्लोबल गांव का देवता, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ था और यह उनकी पहली प्रकाशित उपन्यास भी है, ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल गांव का देवता। और गायब होता देश 2014 में प्रकाशित हुआ था, जबकि गूंगी रुलाई का कोरस 2021 में प्रकाशित हुआ था। और ये उनकी कृतियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उनका पहला उपन्यास, जैसा कि मैंने अपने अभी बताया भी आपको, ग्लोबल गांव का देवता 2003 में जो प्रकाशित हुआ था, वो पहला उपन्यास था रणेंद्र का। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो कई राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड में तो सम्मानित किया ही जाता रहा है। अगर उनके पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो श्री लाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और झारखंड में यह सम्मान पाने वाले पहले वे साहित्यकार हैं। 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य प्रमुख सम्मान की बात करें जो भारत के साहित्यकारों को दिया जाता है, वह है जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहला विमला देवी स्मृति सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ढींगरा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं रणेंद्र। इसके अलावा सुवर्णशिला सम्मान और प्रेमचंद कथा सम्मान आदि से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, अब 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हेमंत सोरेन हाल ही में पश्चिम बंगाल में गए हुए थे, उससे संबंधित प्रश्न है। हेमंत सोरेन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां झारखंड में 26,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव आया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के वे विजिट पे थे, जहां पे वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और वहाँ पे झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव आया है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया था। 5 और 6 फरवरी के दौरान विश्व बंगला मेला प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था और झारखंड की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारी और मंत्री भी साथ में और विधायक भी गए हुए थे। आपको बता दें कि एडवांस झारखंड नामक एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें हेमंत सोरेन को 11 कंपनियों ने झारखंड में 26,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है और उम्मीद है कि ये प्रस्ताव अगर झारखंड में आ जाते हैं तो 15,000 से ज़्यादा युवाओं को यहाँ रोजगार मिलने की संभावना है। समिट में शामिल होने के अगर उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों झारखंड में रोजगार का सृजन और निवेशकों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और झारखंड को जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है वो SM स्टील और पावर लिमिटेड के द्वारा मिला है और इसने झारखंड में 8,485 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा और भी कई ऐसे कंपनीज़ हैं 11 में से जो 1,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। कुछ कंपनियां 300-400 करोड़ भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। इस तरह 11 कंपनियां हैं जिसने 26,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया है। तो ये तो दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से प्रश्न है। अब आइए वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम लोग रिविज़न करते हैं उसमें कुछ व्यक्तियों के बारे में, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख पद पे कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं। प्रमुख आयोगों के बारे में दोस्तों अगर बता दें आपको तो झारखंड
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो हैं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की बात करें तो हिमांशु शेखर चौधरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हिदायतुल्ला खां वर्तमान में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। कुमार गौरव अध्यक्ष हैं युवा आयोग के। जेपीएससी के वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है। नीलिमा किरकेट्टा के कार्यकाल का ख़त्म होने के बाद अभी कोई भी नवनियुक्त जो अध्यक्ष है झारखंड का वो नहीं है। और जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष प्रशांत कुमार हैं और जैक के भी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर नटवा हांसदा जैक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में सचिव जयंत कुमार मिश्रा हैं जैक के। वहीं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष काजल यादव कुछ दिनों पहले तक थी। इसे आप थोड़ा क्वेश्चन मार्क में रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में मैं नहीं देख पाया हूं कि हाल के दिनों में नया जो बना है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, वो काजल यादव के स्थान पर किसे बनाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली काजल यादव वर्तमान में इसके अध्यक्षा नहीं है। और वहीं संजय लाल पासवान की बात करें तो झारखंड राज्य आवास आयोग के वर्तमान में वे अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड में जो बोर्ड्स कमीशन हैं, कुछ काउंसिल्स अथॉरिटी हैं, उसके बारे में। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी बात करें तो राखाल चंद्र बेसरा हैं और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष हैं शशिकांत सामंता, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर वर्तमान में किरण कुमार पासी हैं। और झारखंड में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं कुछ, उसके बारे में भी जान लेते हैं, उनके चेयरमैन कौन कौन हैं। और हाल ही में मैंने इसे अपडेट किया है, मैंने डेट भी देखा, आप देख सकते हैं, मैंने डेट भी लिख दिया है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि काफ़ी अपडेटेड भी है ये। आपको बता दें कि डीवीसी के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो एस सुरेश कुमार डीवीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो पीएम प्रसाद इसके सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सीसीएल की बात करें तो नीलेंदु कुमार सिंह हैं सीएमडी। बीसीसीएल की बात करें तो सुमिरन दत्ता हैं और सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश हैं, जबकि एचईसी के सीएमडी वर्तमान में एएस मूर्ति है। तो ये था दोस्तों कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी जो हुज़ हू में हम लोग देखा करते हैं। और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, लंदन की कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2026 के चुनाव के लिए प्रशांत कुमार को किस पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेयर, हाउस ऑफ कॉमन्स, काउंसलर या प्रधानमंत्री के पद पर। तो यह है आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।